नमो नमः। पुनः याज्ञवल्क्य शिक्षा का पाठ आज 9वां पाठ है। श्लोक संख्या 16वां। पूर्व में आपने मात्रा काल के विषय में पढ़ा, विवृत्ति आदि के विषय में पढ़ा। यह जो वर्तमान 16वां श्लोक है, इसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत और व्यंजन के मात्रा काल पे विचार हुआ है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने ह्रस्व दीर्घ प्लुत में किस मात्रा काल का प्रयोग होता है, वह क्या मात्रा काल होता है, इसके विषय में, और व्यंजन में क्या मात्रा होनी चाहिए, इसके विषय में उन्होंने बताया है। जैसा कि श्लोक है, एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। स्पष्ट है कि एक मात्रा, ह्रस्व की क्या मात्रा होनी चाहिए? एक मात्रा। दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुत की 3 मात्रा। और फिर उन्होंने व्यंजन की अर्धमात्रा की स्थिति बताई है। अब ह्रस्व के विषय में सभी जानते हैं कि अ, ई, उ ये जो वर्ण हैं, यह इत्यादि जो वर्ण है वह ह्रस्व है। आ, ई, उ इत्यादि जो वर्ण है वह दीर्घ है। और जब किसी को पुकारने की स्थिति आती है, कभी कहीं कहीं प्लुत का प्रयोग होता है। जैसे आपने लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रयोग में पढ़ा होगा, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति आगच्छ कृष्ण। यह जो प्लुत की संज्ञा आती है यहाँ पे, वहाँ पे त्रिमात्रा काल होता है, 3 मात्रा काल होता है। और व्यंजन का अर्धमात्रा। इसी बात को आचार्य पाणिनि मुनि ने कहा कि इसी बात को उन्होंने कहा कि ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यह तो उसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत में ह्रस्व वही मात्रा काल ह्रस्व दीर्घ प्लुत के बारे में उन्होंने ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः उश्च 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 वहवांकाल एव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। तो यह ह्रस्व दीर्घ प्लुत की जो संज्ञा है, उसमें उन्होंने यही प्रयोग किया है, तीनों मात्रा काल का प्रयोग किया। अब यह बात तो स्पष्ट है कि तीनों मात्रा काल, पूर्व में भी मात्रा काल की व्यवस्था आई है कि वह मात्रा काल क्या होना चाहिए। प्रथम आणव, द्वितीय, तृतीय, द्व्याणव और त्र्याणव और चतुराणव। तो जब तो चतुराणव होता है तब वह एक मात्रा काल होता है। और यहाँ पे अर्धमात्रा काल बताया गया है किसमें? व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अब बात शंका यहाँ पे उठती है कि यदि आप व्यंजन का अर्धमात्रा काल निर्धारित करते हैं, तो पूर्व में जो आपने पढ़ा कि प्रथम जो मात्रा अणु का मात्रा काल है, प्रथम आणव है, वह क्या है? वह आत्मा जो है बुद्धि के द्वारा मन को उत्प्रेरित करता है, तो वह प्रथम है। उसके बाद द्वितीय हो गया, कंठ तक आता है, तो वह द्वितीय हो गया। उसके बाद जिह्वाग्र होता है, फिर वह निःसृत होता है शब्द। तो जब आप अर्धमात्रा काल करेंगे तो वह जो अक्षर है, वह वर्ण जो है, वह कंठ तक ही रहेगा। तो फिर उच्चारित कैसे होगा? तो यहाँ पे एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। व्यंजन का एक स्वरूप जो है, यह प्रतीकात्मक है। मूलतः उच्चारण स्वर की विधा में है। स्वर की व्यवस्था है कि स्वर का जो अकार, आकार और आकार, जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत की बात आई है, वह स्वर के विषय में है। और इस बात को पुष्टि इन्होंने किया कैसे हुआ? तो कहते हैं महाभाष्यकार का वह उक्ति जिसमें न यजमंतरा व्यंजनस्योच्चारणमपि संभवति। हम इस बात को जानते हैं, भली प्रकार से जानते हैं और पढ़ते आए हैं कि बिना स्वर की सहायता से बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। जब इस प्रकार भाष्यकार ने भी कहा और ये प्रयोग में भी है, तो
उसका आधारशिला क्या है? स्वर है। और यहाँ पे ह्रस्व दीर्घ प्लुत की बात आती है, उसका जो मात्रा काल है वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर की विधा पर है, वह स्वर की ही व्यवस्था है। तो यहाँ पे व्यंजन का जो अर्धमात्रा काल है तो वह एक उसके सदृश हो जाता है यदि स्वर की सहायता प्राप्त होती है उसमें व्यंजन में। इसको इस प्रकार से माने कि स्वर की सहायता से जब व्यंजन उच्चरित होता है तो वह स्वर के ह्रस्व दीर्घ प्लुत के सदृश उसमें समाहित हो जाता है, और उसी स्वर के समाहित होने से, उस स्वर के सदृश होने से स्वरानुरूप ही उसका मात्रा काल निर्धारित होता है। जैसा कि महाभाष्यकार के उस वाक्य से यहाँ पे उस बात की पुष्टि हो जाती है, उस बात का खंडन हो जाता है कि व्यंजन का उच्चारण ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जब स्वर में समाहित होने से उसका मात्रा काल निर्धारित हो जाता है। अतः आप आप इस बात को जानिए कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है यह याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार अच के लिए ही प्रयोग हुआ है, और इसका आधारशिला अच ही है। अच को देखते हुए अच की व्यवस्था से ही हम मात्रा काल निर्धारण करते हैं। फिर से सुनिए 16वें श्लोक में एकमात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। यह श्लोक ऐसा है जिसका उदाहरण हमारे शास्त्रज्ञ जो हैं बारंबार बहुशः प्रायशः इस बात को देते हैं। जब मात्रा काल, मात्रा विचार, ह्रस्व दीर्घ की बात आती है तो इस श्लोक को निश्चित ही वो उद्धृत करते हैं। आज इस मात्रा काल के विषय में इस श्लोक 16वें श्लोक को आपने पढ़ा। आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें वह 17वें श्लोक आगे के वीडियो में आपको प्राप्त होगा। आज इस 9वें पाठ का यहीं तक समापन हुआ। धन्यवाद। नमो नमः।